प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी कहानी है कि वो इतिहास हम तक पहुंचा कैसे। आखिर उसे किसने लिखा, क्यों लिखा, और क्या हर कहानी जो हमें सुनाई गई वो सच थी। आज हम इन्हीं कहानीकारों की और उनकी कहानियों की पड़ताल करेंगे। स्कूल में इतिहास पढ़ते हुए शायद हम सबने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा, क्या इतिहास वाकई सिर्फ कुछ तारीखों और राजा महाराजाओं की एक बोरिंग सी लिस्ट है, या फिर इसमें कुछ और भी है। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि इसका हमारी आज की जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। और देखिए, जो लोग इतिहास पढ़ने के खिलाफ हैं, उनके तर्क भी काफी सीधे हैं। उनका मानना है कि भाई इससे कोई सीधी कमाई तो होती नहीं है, ये आज की बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे गरीबी उसे भी हल नहीं कर सकता, और कभी कभी तो ये पुराने जख्मों को कुरेदकर लोगों के बीच नफरत और दुश्मनी भी पैदा कर सकता है। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू हुआ। असल में इतिहास हमारे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि हम आज जहाँ खड़े हैं वहां तक पहुंचे कैसे, और सबसे जरूरी बात, ये हमें उन गलतियों को दोहराने से बचाता है जिनकी भारी कीमत हमारे पूर्वजों ने चुकाई थी। तो इस सफर में हम भारत के इतिहास को अलग अलग चश्मों से देखेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन भारतीय परंपराओं से, फिर देखेंगे कि अंग्रेजों ने इस कहानी को कैसे अपने हिसाब से मोड़ा, उसके जवाब में भारतीयों ने क्या कहा, और फिर कैसे अलग अलग विचारधाराओं ने इसे एक बिल्कुल नया ही रूप दे दिया। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सारी पुरानी कहानियां आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उन कहानीकारों के पास जिन्होंने इतिहास का पहला मसौदा लिखा, यानी खुद प्राचीन भारतीयों के पास। आखिर उन्होंने अपने अतीत को कैसे देखा और कैसे सहेज कर रखा। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, लेकिन प्राचीन भारत में इतिहास को बहुत ऊंचा दर्जा हासिल था, इतना ऊंचा कि इसे वेदों जितना ही पवित्र माना जाता था। सोचिए, महान रणनीतिकार कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में राजा को ये सलाह दी थी कि उसे हर दिन अपना कुछ समय इतिहास सुनने में जरूर लगाना चाहिए। इस परंपरा का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों के मुताबिक इतिहास को समझने के 5 हिस्से होते थे। पहला, सर्ग, यानी दुनिया की रचना कैसे हुई। दूसरा, प्रतिसर्ग, यानी दुनिया तबाह होने के बाद फिर से कैसे बनी। तीसरा, वंश, यानी देवताओं और ऋषियों की वंशावली। चौथा, मनवंतर, यानी अलग अलग युग। और पांचवा और सबसे अहम, वंशानुचरित, यानी राजाओं और उनके राजवंशों का इतिहास। तो ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता की याददाश्त थी। लेकिन फिर वक्त बदला और भारत की कहानी सुनाने वाले भी बदल गए। अब हम चलते हैं औपनिवेशिक काल में, जब अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को अपनी नजरों से देखना और लिखना शुरू किया। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की ये एक लाइन ही उनके पूरे नजरिए को साफ कर देती है। अपने 1904 की किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा कि भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है तानाशाही। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने एक पूरी की पूरी कहानी ही गढ़ दी। उनका कहना था कि भारतीयों को तो इतिहास की समझ ही नहीं है, वो हमेशा से निरंकुश राजाओं के गुलाम रहे हैं, और उनका समाज हजारों सालों से बदला ही नहीं, एकदम स्थिर है। उन्होंने ये तक कहा कि भारत को पहली बार राजनीतिक एकता तो हम अंग्रेजों ने ही दी, और इस सारी कहानी का मकसद सिर्फ एक, भारत पर अपने राज को सही ठहराना। लेकिन इस साम्राज्यवादी कहानी को यूं ही मान नहीं लिया गया। भारतीय विद्वानों ने इसका जवाब दिया, एक जोरदार पलटवार किया। उन्होंने उन्हीं पुराने ग्रंथों और शिलालेखों को फिर से पढ़ा और एक बिल्कुल अलग सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। अब यहाँ देखिए दो विचारों की सीधी टक्कर। एक तरफ अंग्रेजों का दावा था कि भारत ने तानाशाही के सिवा कुछ देखा ही नहीं, और दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकारों ने सबूतों के साथ ये साबित कर दिया कि भारत में तो सदियों से, यहाँ तक कि ऋग्वेद के जमाने से गणराज्यों की एक मजबूत परंपरा रही है। और इस बौद्धिक लड़ाई को लड़ने वाले कई महान विद्वान थे। आरजी भंडारकर जैसे लोगों ने दक्षिण भारत के भुला दिए गए साम्राज्यों का इतिहास फिर से जिंदा किया। केपी जायसवाल ने तो अपनी किताब हिंदू पॉलिटी से गणराज्यों की मौजूदगी साबित करके अंग्रेजी दावों की नींव ही हिला दी। एचसी रायचौधरी और आरसी मजूमदार जैसे विद्वानों ने मिलकर भारत का एक ऐसा विशाल इतिहास लिखा जो पूरी तरह से भारतीय नजरिए पर आधारित। अब कहानी में एक और मोड़ आता है, एक ऐसा नजरिया जो ना तो साम्राज्यवादी था और न ही राष्ट्रवादी। ये एक वैचारिक दृष्टिकोण था जिसका मानना था कि इतिहास को राजाओं या देशों से नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक ढांचे से समझा जाना चाहिए।
मार्क्सवादी सिद्धांत के मुताबिक दुनिया का कोई भी समाज हो वो 5 स्टेज से होकर गुजरता है। ये सफ़र शुरू होता है एक आदिम कबीलाई समाज से, फिर दास्ता और सामंतवाद से होते हुए पूंजीवाद तक पहुंचता है और इसका अंत एक वर्गहीन साम्यवादी समाज पर होता है। इस थ्योरी के हिसाब से हर दौर में अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष ही इतिहास को आगे बढ़ाता है। अब जब इस यूरोपियन मॉडल को भारत के इतिहास पर लागू किया गया तो जो नतीजे निकले वो काफी चौंकाने वाले थे। मिसाल के तौर पर जिस गुप्त काल को राष्ट्रवादी इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते थे, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उसे सामंतवाद का युग कह दिया। उनका तर्क था कि इस दौर में जमीन पर आधारित शोषण बढ़ा और व्यापार में गिरावट आई, इसलिए ये कोई स्वर्ण युग नहीं बल्कि एक तरह का अंधकार युग। तो सवाल ये उठता है कि इन सब पुरानी बहसों का, इन अलग अलग कहानियों का आज के दौर में क्या मतलब है? ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। सीधी सी बात है, आज हम जिन भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, उनकी जड़ें कहीं न कहीं इतिहास में ही छुपी होती हैं और उन जड़ों को समझे बिना हम आज की समस्याओं को कभी पूरी तरह से हल नहीं कर सकते। इतिहास की ये अलग अलग कहानियां आज भी हमारे समाज पर गहरा असर डालती हैं। जाति और समुदाय को लेकर जो पुराने पूर्वाग्रह हैं वो आज भी जिंदा हैं। राष्ट्रीय पहचान को लेकर जो बहसें होती हैं वो भी इन्हीं ऐतिहासिक कहानियों से तय होती हैं। ये समझना कि इतिहास में पक्षपात कैसे होता है हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें बल्कि उसकी आलोचनात्मक जांच करें। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हम अतीत को पढ़ते हैं उसे फिर से जिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आज को, अपने वर्तमान को बेहतर तरीके से समझने के लिए। ये हमें उन ताकतों को पहचानने में मदद करता है जो देश को आगे ले जाना चाहती हैं और उन ताकतों को भी जो उसे पीछे खींच रही हैं। तो अगली बार जब भी इतिहास की कोई किताब पढ़ें या कोई कहानी सुने तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, ये कहानी सुना कौन रहा है और आखिर क्यों? यही एक सवाल आपको सिर्फ एक सुनने या पढ़ने वाले से कहीं ज्यादा एक जागरूक और आलोचनात्मक विचारक बना देगा।